जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव, आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज के अपडेट में बात करेंगे चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी के 19वें एपिसोड में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में या पिछले एपिसोड्स में कई बार बताया है कि धीमे धीमे कोल्ड वार के ज़माने में ही यूएसए से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाइना में हुआ था, जिसके चलते चाइना का ज़बरदस्त इकोनॉमिक विकास हुआ था, जिसके चलते एशिया, खास तौर से ईस्ट एशिया में शक्ति संतुलन बदलना शुरू हो गया। और चीज़ें यहाँ तक बदली कि दक्षिण कोरिया और ताइवान की डिपेंडेंसी भी चाइना के ऊपर बढ़ने लगी और यूएसए के ऊपर से घटने लगी। जबकि दोनों ही देश यूएसए के दोस्त हैं और चाइना और ताइवान के संबंध कैसे हैं बताने की जरूरत नहीं है। चाइना ताइवान को देश ही नहीं मानता बल्कि अपना हिस्सा मानता है और लगातार प्रयास करता है ताइवान पर कब्जा करने का। सन 2002 में वर्ल्ड वार सेकंड के बाद पहली बार चाइना हांगकांग मार्केट साउथ कोरिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट बन गया था और साउथ कोरिया का चाइना में एक्सपोर्ट 2001 से 2003 तक 50% तक बढ़ गया था। 2004 तक 22,000 साउथ कोरियन कंपनीज का प्रोडक्शन फैसिलिटी चाइना में एस्टेब्लिश हो चुका था। 1992 में साउथ कोरिया का चाइना में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 119 बिलियन मिलियन यूएस डॉलर का था, जो कि 2002 में 2.721 बिलियन डॉलर का हो गया। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि यदि शक्ति अपने चरम पर पहुंच जाए तो डेक्लाइन शुरू हो जाता है और यह इस केस में भी हुआ। 2024 में साउथ कोरिया चाइना की इकोनॉमिक रिलेशन में डेक्लाइन शुरू हो चुका है। ठीक साउथ कोरिया की तरह ही ताइवान का एक्सपोर्ट भी चाइना में बढ़ता चला गया और यूएसए में घटता चला गया। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन किस तरह से चलते हैं इससे पता चलता है कि चाइना के सबसे बड़े इन्वेस्टर हांगकांग, वर्जिन आइलैंड, जापान, सिंगापुर और यूएसए हैं और इनके आपसी रिश्ते कितने अच्छे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका कारण यह है कि इकोनॉमी ही हर चीज़ की बैकबोन है। जिस ताइवान को चाइना एक देश भी नहीं मानता, उसका 2000 से 2010 के बीच में ताइवान ने बड़े पैमाने पर चाइना में एफडीआई, एडवांस इंडस्ट्रीज, हाई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बड़े पैमाने पर भेजी। दोनों ही देशों ताइवान और साउथ कोरिया की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर 2010 के बाद से ही घटनी शुरू हो गई थी। अब दोस्तों, बात करते हैं चाइना और जापान की इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों, चाइना को एक कम्युनिस्ट कंट्री कहा जाता है, जबकि वह कम्युनिज्म को 1978 में ही उतार कर फेंक चुका है, जबकि हमने इसकी शुरुआत 1991 में की थी। और 1978 से 2013 तक चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ पर ईयर एवरेजन 9.5% की हुई थी। जब हम इंडिया की ग्रोथ की बात करते हैं तो यह 1951 से 1991 तक एवरेजन 4.34% पर ईयर थी, जो कि 1991 से 2011 के बीच में 6.24% हो गई थी। और 2015 में भारतीय अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन को पार कर गई, जो कि अभी $4 ट्रिलियन से कुछ कम है और विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भी है। चाइना और जापान का इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल यह हुआ कि 2023 में जापान ने पहली बार चाइना को 1977 के बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ में पछाड़ा। लेकिन इसी पीरियड में जापान का एक्सपोर्ट चाइना को बढ़ता रहा और यूएसए के लिए घटता रहा। मतलब 1978 के बाद क्षेत्र में चाइना की इकोनॉमिक रिलेशन मजबूत होते चले गए और यूएसए के डाउन होते चले गए। इसी दौरान 2000 में चाइना और साउथ कोरिया के बीच में एक तरह का इकोनॉमिक वॉर, जिसे गार्लिक वॉर कहा जाता है, और 2001 में जापान के साथ टाइटैनिक वॉर भी हुआ। लेकिन दोस्तों, यह कोई सैनिक वॉर नहीं थे, ये बेसिकली मिलिट्री वॉर थे, जिसमें एक देश ने दूसरे देश के प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटियाँ बढ़ा दी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, काउंटर में दूसरे देश ने पहले देश के खिलाफ कर दिया और दोनों देश आपस में एक तरह की इकोनॉमिक वॉर में उलझ गए। लेकिन दोनों ही बार इन वॉर में चाइना विजेता बनकर उभरा। लेकिन दोस्तों, यही इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ने ईस्ट एशिया में शांति बनाकर रखी है, क्योंकि कोई भी अपना इकोनॉमिक हित खोना नहीं चाहता। दोस्तों, अब बात करेंगे कि चाइना की इस बढ़ती इकोनॉमिक पावर का आसियान पे क्या फर्क पड़ा था। नवंबर 2002 में चाइना आसियान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि आसियान का सामान चाइना को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होने लगा और आसियान के मार्केट चाइना के सस्ते सामानों से पट गए और धीमे धीमे ईस्ट एशिया के देशों की इकोनॉमी बड़े पैमाने पर चाइना के ऊपर डिपेंड हो गई। जिस रफ्तार से आसियान का इकोनॉमिक टाई चाइना से बढ़ रहा था, उसी अनुपात में यूएसए से कम हो रहा था। यूएसए ने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए आसियान के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन चाइना का सस्ता सामान और बड़ी जनसंख्या का मुकाबला करने की हालत में यूएसए कम से कम इस क्षेत्र में नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ इकोनॉमी के दम पर चाइना ईस्ट एशिया को सैनिक रूप से दबाने की हालत में आ गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। ईस्ट एशियन देशों ने समय के साथ बैलेंस बनाना सीख लिया और यूएसए ने भी अपने आर्थिक और सैनिक संबंध बनाए रखे ईस्ट एशियन देशों के साथ में। और वर्तमान में चाइना के साथ ईस्ट एशिया के इकोनॉमिक रिलेशन में एक ठहराव सा आ गया है। यानी इकोनॉमिक संबंध चाइना के मामले में अपने टॉप पर हैं, अब इनके और टॉप पर जाने की गुंजाइश नहीं है। अब यह तो हम जानते ही हैं ताइवान के संबंध चाइना के साथ कैसे हैं। इसके बारे में तो मैं कई बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। चाइना से बदलते हुए रिश्ते को इस परिप्रेक्ष्य में देखना इम्पोर्टेंट है कि 1994 में जब नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर टेंशन बढ़ी थी तो साउथ कोरिया ने सीधे सीधे यूएस को सपोर्ट किया। लेकिन 2003 तक साउथ कोरिया ने अपने आप को ऐसे मामलों से दूर करना सीख लिया। और 2003 में जब यूएसए नॉर्थ कोरिया को वॉर की थ्रेट के साथ साथ इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की धमकी दे रहा था तो साउथ कोरिया ने खुलेआम यूएसए की आलोचना की। ठीक उसी समय साउथ कोरिया के साथ मीटिंग कर रहा था नॉर्थ कोरिया, जबकि साउथ कोरिया यूएसए का एक प्रमुख सहयोगी है। लेकिन साउथ कोरिया ऐसा क्यों कर रहा था? इसका प्रमुख कारण यह था कि साउथ कोरिया चाइना की बढ़ती हुई इकोनॉमिक ताकत को पहचान चुका था और यूएसए के तमाम प्रेशर के बावजूद साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को सैंक्शन करने में हेल्प करने से मना कर दिया और इसके बजाय वह नॉर्थ कोरिया और चाइना के साथ सहयोग बढ़ाता रहा। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे ही होते हैं। इनमें सेना, इकोनॉमी, देश, पॉलिटिक्स सब कुछ इन्वॉल्व होता है। एक अलग तरह का कॉकटेल होता है जिसको बनाना और संभालना अपने आप में ही एक टैलेंट का काम है। खैर दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए और चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में और जानने के लिए आप वीडियो से लाइक करें, चैनल से जुड़ रहें और आने वाले एपिसोड्स को ज़रूर देखें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्ति घोषणा करता हूँ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।